रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार वही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल हो आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई। यही तो खाने पहनने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फीट ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलो। अगर वो जाग गए तो ज़ोर से हंसूंगा और कहूँगा, कैसा चरका दिया, या कह दूंगा कि मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं ये क्या करता है। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो फिर फतेह है, किसी को मुझ पर संदेह ही ना होगा। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे। मैं भी कहूँगा, साहब नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है। मैं बेदाग बच जाऊँगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर लूँगा, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ चंपा को दूँगा जिसमें उसे कोई संदेह ना हो। फिर भी वो जीने से उतरने लगा। उसकी छाती धड़क रही थी। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था। चंपा ने उसे जगा कर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहने की संदूकची उठा कर ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी हो? वो संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने थे। ना जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और ना जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि इस संदूक में संदूकची रखी है। नौकरों की कार्रवाई होगी। बाहरी चोर का ये काम नहीं है। नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं। नीयत बदलते क्या देर लगती है। आज मौका देखा, उठा ले गए। तुम जाकर ज़रा उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी। तुम्हारा नाम लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज़ अपने सामने जचवाई, और चोर दाढ़ीज़ारों ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश चटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सा ठकुराइन से बोला, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी। मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे हुए थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी। समझ में नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रो कर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा भगवान। तुमने दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाके चीज़ें आई थी, ना जाने किस मनहूस शायद से लगन आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं। 10-10 हज़ार रुपये यूं ही ऊपर रखे रहते हैं, कभी एक पाई भी नहीं गई। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, तुम क्या जानो आदमी का मन कितना जल्द बदल जाता है। जिसने अभी तक चोरी नहीं की वह कभी चोरी ना करेगा, यह कोई नहीं कह सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी करवाऊंगा। कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे ना तो अपने आप ही कबूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा। कहीं उन्हीं के घर में तलाशी लें तो अनर्थ ही हो जाए। बोले, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात करना व्यर्थ है। पुलिस माल तो बरामद ना कर सकेगी, हाँ नौकरों को मारपीट भले ही लेगी। कुछ नज़र भी उसे चाहिए, नहीं तो दूसरा ही कोई स्वांग खड़ा कर देगी। मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों की सी बात करते हो प्रकाश बाबू। भला चोरी करने वाला अपने आप कबूलेगा। तुम मारपीट भी तो नहीं करते,
हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फजूल मालूम होता है। माल बरामद होने से रहा, उल्टे महीनों की सी परेशानी हो जाएगी। प्रकाश, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर, कोई लाभ नहीं। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस हो तो चुपके चुपके पता लगाए तो अलबत्ता माल मिल जाए, लेकिन यहाँ ऐसी पुलिस कहाँ। तकदीर ठोक कर बैठे रहो और क्या। प्रकाश, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है। किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा। किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर, हाँ, ज़रा अपने कोठे पर तो देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाज़ा तो खुला नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बीना, मैं तो 10 बजे द्वार बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और वहाँ छिपा बैठा रहा हो तो बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पाँव की रगड़ के निशान दिखाई दिए। जहाँ पर प्रकाश का पाँव पड़ा था वहाँ पर चूना लग जाने के कारण छत पर पाँव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहाँ भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ ना कह सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी। इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर में से आया। अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से ही क्या हुआ। माल तो जाना था सो गया। अब चलो आराम से बैठे, आज रुपए की कोई फिक्र करनी होगी। प्रकाश, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रकाश, आप कहें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा सिर बड़ा भारी अपराध लग गया। मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक ही खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया, संभव है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वह तो रसोई में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से चढ़ गया तो ज़रा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो देर होते ही रहेगी। उधर का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। ठकुराइन डरी, तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हुई, उसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर ने स्त्री से कहा, बड़ा लायक आदमी है। ठकुराइन, क्या बात है? चोर उधर से आया, यही बात उसे लग गई। कहीं ये चोर को पकड़ पावे तो कच्चा खा जाए, मार ही डाले। देख लेना, कभी ना कभी माल बरामद करेगा। अब इस घर में कदापि ना रहेगा। कितना ही समझाओ, किराए के 20 और दे दूंगा। हम किराया क्यों दें? वो आप ही घर छोड़ रहे हैं, हम तो कुछ कहते नहीं। किराया तो देना ही पड़ेगा। ऐसे आदमी के साथ कुछ बल भी खाना पड़े तो बुरा नहीं लगता। मैं तो समझती हूँ वो किराया लेंगे ही नहीं। 30 रुपये में गुजर भी तो ना होता होगा।